नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, फर्ज की जंग। फर्ज की जंग, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रकार सुंदर मनोहर चित्रे। रात का समय था जब एक घुड़सवार युवक को दस्युओं के गिरोह ने घेर लिया। अपने सब आभूषण व नकदी निकाल कर हमारे हवाले कर दो, वरना बेमौत मारे जाओगे। नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, कहकर युवक ने शीघ्र ही मयान से तलवार बाहर खींच ली और ओह, तेरी इतनी हिम्मत, हम पर वार करने चला है। अगले ही पल चारों दस्यु उस युवक पर टूट पड़े। शीघ्र ही आह, लेकिन घायल हो जाने पर भी युवक बहादुरी और दृढ़ता पूर्वक दस्युओं का सामना करता रहा। तभी ठहरो आतताइयों, अकेले आदमी पर चार चार मिलकर वार कर रहे हो, यह कहाँ की मर्दानगी है। नजदीक पहुंचते ही घबराओ मत बहादुर युवक, अब तुम अकेले नहीं हो। बूढ़े, हट जा, तू क्या हमसे टक्कर लेगा। लेकिन अगले ही पल वृद्ध दस्युओं से भिड़ गया। आह, वृद्ध को अपने समर्थन में लड़ते देख घायल युवक भी पुनः दस्युओं पर चीते की तरह उछल उछल कर वार करने लगा। वृद्ध और युवक दोनों ने मिलकर चारों दस्युओं को जल्दी ही मौत के घाट उतार दिया। युवक, तुम बहुत घायल हो गए हो, पास ही मेरे रहने का स्थान है, आओ वहां चलकर आराम करो। सुबह कुछ स्वस्थ होने पर अपने गंतव्य पर चले जाना। आह, तुम ठीक कह रहे हो बाबा, पीड़ा की अधिकता के कारण मुझसे इस समय घोड़े पर यात्रा नहीं की जा सकेगी। गुफा में पहुंचकर, बाबा, मैं आपका एहसानमंद हूँ। आज अगर आप ठीक समय पर न पहुंच गए होते तो दस्युओं के आक्रमण से मेरे प्राण बचने असंभव थे। ठीक कह रहे हो युवक, लेकिन जानते हो यह सब किस वजह से हुआ है? नहीं, सुनो, इस सब की जिम्मेदारी आदर्श नगर राज्य के राजा कृपाल पर है। यह आप क्या कह रहे हो बाबा? मैं ठीक कह रहा हूँ। आदर्श नगर का राजा कृपाल हर समय शराब के नशे में खोया रहता है। उसे इस बात का तनिक भी एहसास नहीं है कि उसके राज्य में निरपराध लोगों पर किस किस्म के जुल्म ढाए जा रहे हैं। ओह, तो यह बात है। युवक, लगता है तुम इस राज्य में अजनबी हो। हाँ बाबा, मुझे आदर्श नगर के राजमहल में एक नौकरी मिली है, उसी सिलसिले में मैं वहां जा रहा था। कल दोपहर तक मुझे अपनी नौकरी पर हर हालत में उपस्थित होना है। फिक्र न करो युवक, सुबह होने तक तुम सफर करने के लायक हो जाओगे। मगर आदर्श नगर पहुंचकर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, वहां तुम हमेशा राजा कृपाल से दूर रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है। बाबा, मैं तुम्हारी नसीहत को हमेशा याद रखूंगा, मगर बाबा, इस तरह खुले आम राजा की निंदा न किया करो, वरना मौका पड़ने पर संकट में पड़ जाओगे। वाह, खूब कही। भला सच्ची बात कहने में काहे का डर? अगर मौका पड़ा तो राजा कृपाल के मुंह पर भी उसकी आलोचना करने में नहीं हिचकूंगा। बात करते करते युवक की आंख लग गई। लगता है जंगली बूटी के प्रभाव से इसे नींद आ गई है। सुबह होने पर, ओह, मेरा घोड़ा तो मरा पड़ा है। लगता है रात्रि के घावों से अत्यधिक रक्तस्राव हो जाने के कारण घोड़ा मरा है। अब मैं पैदल दोपहर से पहले आदर्श नगर कैसे पहुंच पाऊंगा? तुम फिक्र न करो, मेरे पास ऊंट है जिस पर बैठकर तुम आदर्श नगर पहुंच सकते हो। बूढ़े के द्वारा दिए गए ऊंट पर सवार हो जब युवक आदर्श नगर की ओर जाने को तैयार हुआ। बाबा, मेरी समझ में एक बात नहीं आई, तुम इस जंगल में अकेले क्यों रहते हो? क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? कभी मेरा तुम्हारे जैसा एक खूबसूरत और प्यारा बेटा था? अब वह कहाँ गया बाबा? वह मारा गया। कैसे? क्या उस पर भी दस्युओं ने हमला किया था? नहीं, दस्यु उसका क्या बिगाड़ सकते थे? वह तो तलवार का धनी रणबांका राजपूत था। मेरे पास यह उसी की तलवार है जिसने आज तक कभी दाग नहीं खाया है। यह कहते कहते वृद्ध का गला भर आया। वह रुंधी स्वर में युवक से बोला, मेरा बेटा सच्चा देशभक्त था। वह राजा के लिए मरा, देश के लिए मरा। मुझे उसकी मौत पर नाज है। भगवान ऐसा सपूत बेटा सबको दे। इतना कहते कहते बूढ़े की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। शीघ्र ही वह फूट फूट कर रोने लगा। तब युवक ने जैसे तैसे दिलासा देकर उसे चुप कराया। बाबा, आपका वह बेटा नहीं है तो मैं तो हूँ। आज से आप मुझे ही अपना बेटा समझिए। ओह मेरे बच्चे, तब युवक ने बूढ़े से विदा लेते हुए कहा,
बाबा, मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बड़े संकट में मेरी जान बचाई है। आपसे एक विनती है। कैसी विनती बेटा? बाबा, आप एक बार मुझसे मिलने आदर्श नगर के राजमहल में ज़रूर आना। आप वहाँ आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है मेरे बेटे, मैं ज़रूर आऊँगा। बाबा, आदर्श नगर के राजमहल के पहरेदारों से आप परदेसी सैनिक के बारे में पूछ लेना। वे सीधे आपको मेरे पास ले आएंगे। ठीक है, मैं इस बात को याद रखूंगा। तब युवक ने ऊंट को आदर्श नगर की ओर हाँक दिया। इस घटना को घटे कई माह बीत गए। एक दिन बूढ़ा उदास सा अपनी गुफा के बाहर बैठा था। आज न जाने क्यों मुझे यह अकेलापन बुरी तरह खल रहा है। क्यों न मैं आदर्श नगर जाकर आज उस परदेसी सैनिक से मिल आऊं। अगले ही पल, नहीं, जिस राज्य को मैं बरसों पहले त्याग चुका हूं, अब उस राज्य में कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन पुनः कुछ सोचकर वह तैयार हो उसी समय आदर्श नगर की ओर चल दिया। जल्दी ही। भाइयों, मुझे परदेसी सैनिक से मिलना है। आओ, मैं तुम्हें परदेसी सैनिक के पास पहुंचाऊं। पहरेदार उसी साथ ले महल के अंदर की ओर चल दिया। लगता है यहाँ परदेसी सैनिक की बहुत साख है, तभी तो उसका नाम सुनते ही महल का पहरेदार मुझे उसके पास पहुंचाने चल दिया है। पहरेदार उसे लेकर महल के एक कोने में बने साधारण भवन में पहुंचा। यह परदेसी सैनिक का घर है, तुम यहाँ बैठो, वह अभी कुछ ही देर में यहाँ आता होगा। ठीक है। पहरेदार उसे वहाँ छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद, बाबा, मुझे खुशी है कि आपने अपना वायदा निभाया और मुझसे मिलने चले आए। युवक ने बूढ़े की खूब आवभगत की। तत्पश्चात, आओ बाबा, तुम्हें राजमहल की सैर करवाऊं। लेकिन बेटा, अगर महल में घूमते हुए हमें राजा कृपाल ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। घबराने की कोई बात नहीं है बाबा, मैं बेरोक टोक महल में सब जगह आ जा सकता हूँ। ओह, तब तो चलो। तब बूढ़े को साथ ले युवक कक्ष से बाहर निकला और घूम घूम कर बूढ़े को सारा राजमहल दिखाया। बेटा, एक बात बताओ, इस राजा कृपाल के पास इतनी सुंदर व बहुमूल्य कलाकृतियां कहाँ से आ गई? बाबा, यह सब कलाकृतियां राजा कृपाल ने राज्य के ही एक मशहूर सुनार के घर से लूटी हैं। ओह, लूटपाट करने के अलावा धूर्त राजा कृपाल से और क्या आशा की जा सकती है? बाबा, बहुत निडर हैं आप। राजा कृपाल के महल में ही उसकी बुराई कर रहे हैं। यदि उसके कानों में हमारे वार्तालाप की तनिक भी भनक पड़ गई तो फिर हम दोनों की जान की खैर नहीं है। यह सुन बूढ़ा सावधान हो चुप हो गया। पूरा महल दिखाने के पश्चात युवक उसे लेकर पुनः अपने भवन में वापस लौटा। बाबा, जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ तब से मेरे मन में एक जिज्ञासा सी उत्पन्न हो गई है। कैसी जिज्ञासा बेटा? बाबा, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। आपके उस बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ जिसका जिक्र आपने अपनी गुफा में किया था। ओह, तो यह बात है। बूढ़ा सोच में पड़ गया। यह देख बाबा, मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। तो सुनो बेटा, आज से 25 वर्ष पूर्व इस राज्य पर राजा विशाल राज करता था। वर्तमान राजा कृपाल की तरह वह भी परले दर्जे का धूर्त, क्रूर, अय्याश, कंजूस व अभिमानी था। उसके दरबार में हर समय राग रंग की महफिलें चलती रहती थी। राज्य की समस्त समस्याओं से गाफिल हो वह हर समय मदिरा के नशे में चूर रहता था। उसकी सेना में मेरा इकलौता बेटा प्रभाकर सैनिक के पद पर नियुक्त था। वह राजा विशाल के रंग ढंग देखकर बहुत दुखी रहता था। बापू, इन हालातों में इस देश का क्या होगा? बेटा, तुम और मैं इसमें क्या कर सकते हैं? हम दोनों तो इस राज्य के अदना से नागरिक हैं। आप ठीक कह रहे हैं बापू। चुप रहकर सब कुछ देखने के अलावा हमारे सामने और कोई चारा नहीं है। राजा विशाल ने एक नियम और बना रखा था। कोई भी राज कर्मचारी, चाहे वह किसी भी पद का हो, उसके मरने पर उसकी समस्त संपत्ति पर राजा विशाल का अधिकार होता था। वह दृश्य बड़ा ही करुणा भरा होता था। जब राज्य का कोई राज कर्मचारी मरता और राज सिपाही घर में घुसकर सब माल असबाब उठाकर महल में ले आते। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक बार आदर्श नगर राज्य से 1000 कोस की दूरी पर स्थित मलेगढ़ के राजा तुंगभद्र ने आदर्श नगर पर आक्रमण कर दिया। मेरा बेटा प्रभाकर भी उस युद्ध में आदर्श नगर की ओर से लड़ा।
दुर्भाग्य से वह उस युद्ध में बुरी तरह जख्मी हो गया। युद्ध में विजय राजा तुंगभद्र को हासिल हुई। सैनिकों, महल में घुस जाओ और राजा विशाल को बंदी बना लो। कुछ समय बाद ही राजा विशाल बंदी बना राजा तुंगभद्र के सामने खड़ा था। कहो विलासी राजा विशाल, तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए? रहम राजा तुंगभद्र, रहम। मैं आपकी दास्ता स्वीकार करता हूँ, मुझे बख्श दो। हा हा हा, एक राजा होकर तू हमसे रहम की भीख मांग रहा है? ठीक है, हमने तेरी जान बख्शी, पर बदले में हमें तेरा सारा खजाना चाहिए। तुझे मंजूर है? मुझे मंजूर है। फिर क्या था बेटा, राजा तुंगभद्र ने राजा विशाल की जान बख्श दी। उस रात आदर्श नगर के रंग महल में नाच रंग का आयोजन किया गया। मदिरा के नशे में राजा तुंगभद्र बुरी तरह चूर हो चुका था। ऐसी अवस्था में उसने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, राजा विशाल की सारी रानी पटरानियों को हमारे रूबरू लाकर पेश करो। जो हुक्म महाराज। पलक झपकते ही राजा विशाल की सारी रानियां राजा तुंगभद्र के सामने खड़ी थी। एक बार नशे में चूर राजा तुंगभद्र ने छिपी नजरों से उन सबको देखा। तत्पश्चात कमर से तलवार खोलकर सामने चौकी पर रख दी और खुद आंखें बंद कर गावत किए के सहारे लेट गया। कुछ देर पश्चात उसने आंखें खोली और उठकर राजा विशाल की रानियों के समीप पहुंचा। तुम सब राजकीय परिवार की हो, मगर इस कदर बेशरम हो कि बिना सोचे समझे दुश्मन के सामने आ खड़ी हुई। तुम में से किसी में भी इतनी गैरत नहीं जो यहाँ पेश होने की बजाय अपनी जान पर खेल जाती। मैंने जानबूझकर अपनी तलवार खोलकर चौकी पर रख दी थी ताकि तुम में से कोई इज्जतदार जोश में आए और अपनी बेइज्जती के बदले मेरे कलेजे में तलवार भोंक दे। इसी इंतजार में आंखें बंद किए मैं इतनी देर लेटा रहा, मगर अफसोस तुम में से कोई औरत पानीदार न निकली। ओ जलील औरतों, तुमसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि तुम आदर्श नगर पर राज्य करने वाले किसी सुयोग्य राजा को अपनी कोख से जन्म दे सकती हो? जाओ, दूर हो जाओ सब मेरी नजरों से। अपमानित सी सारी रानियां वहां से चली गई। अपमान की आग में राजा विशाल का चेहरा जलकर धुआं धुआं सा हो गया था। अगले दिन राजा तुंगभद्र के सैनिकों ने आदर्श नगर के खजाने को लूट लिया। बेटा, राजा तुंगभद्र तो आदर्श नगर के खजाने को लूटकर चल दिया, पर युद्ध में घायल हुआ मेरा बेटा प्रभाकर इस समाचार को सुन बहुत दुखी था। वह मुझसे कह रहा था, बाबा, कैसे दुर्भाग्य की घड़ी है। दुश्मन मेरे राज्य के खजाने को लूटकर ले गया है और मैं घायल हो बिस्तर पर पड़ा हूँ। आह, मैं दुश्मन से कैसे बदला लूं? धीरज रख प्रभाकर, ऐसी अवस्था में तू कर भी क्या सकता है? उसी समय मेरा एक दोस्त मेरे पास आया। दिवाकर, कुछ सुना तूने? राजा तुंगभद्र आदर्श नगर की बेशुमार धन दौलत व रत्न आदि अपने साथ लेकर जल्दी से जल्दी छोटे रास्ते द्वारा अपने देश पहुंचना चाहता है। अच्छा? हाँ दिवाकर, पर वह छोटा रास्ता उसने व उसकी सेना में किसी ने भी नहीं देखा है, इसलिए उसे एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। कौन मूर्ख अपनी जान जोखिम में डालकर उस लुटेरे तुंगभद्र को रास्ता समझाएगा? तुम ठीक कह रहे हो दिवाकर। मेरा मित्र तो मुझे यह सूचना देकर चला गया, लेकिन घायल पड़ा प्रभाकर मुझसे बोला, बापू, तुंगभद्र की सेना का मार्गदर्शक मैं बनूंगा। तुम? हाँ बापू, मैं तुंगभद्र व उसकी सेना से बदला लेना चाहता हूँ। लेकिन तुम तो घायल हो बेटा, तुम तुंगभद्र व उसकी विशाल सेना से बदला कैसे लोगे? बापू, मुझे जाने दो। मातृभूमि के अपमान का बदला लेने का यह एक अवसर है। मुझे इस अवसर का फायदा उठाने से मत रोको बापू। बेटा, मैं यह तो नहीं जानता कि तेरे मन में क्या है, पर दुश्मन से बदला लेने के लिए मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा। तब सीने के घाव पर प्रभाकर ने मुझसे कसकर पट्टी बंधवाई। तत्पश्चात वह अपने प्रिय ऊंट रुस्तम पर बैठ मुझसे आशीर्वाद ले चल पड़ा। हे भगवान, प्रभाकर की रक्षा करना, उसे दुश्मन से बदला लेने में कामयाबी हासिल कराना। प्रभाकर अपने जख्म की पीड़ा को सहन कर लंबा सफर तय कर उस स्थान पर पहुंचा जहां राजा तुंगभद्र की सेना ने पड़ाव डाला हुआ था। हुजूर, मैंने सुना है आपको ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता है जो आपकी सेना को छोटे रास्ते के द्वारा मलेगढ़ पहुंचा सके। तुमने ठीक ही सुना है हुजूर, मैं यहाँ का ही बाशिंदा हूँ।
पास के ही रेगिस्तान में से होते हुए मैं जल्दी से जल्दी आपको मलेगढ़ पहुंचा सकता हूं। यदि ऐसा है तो हम तुम्हें मार्गदर्शक के पद पर नियुक्त करते हैं। तब प्रभाकर के निर्देश पर राजा तुंगभद्र अपनी सेना को लेकर चल पड़ा। शीघ्र ही प्रभाकर तुंगभद्र की सेना को एक रेगिस्तान के पास ले गया। तब सेना के समस्त घोड़ों रथों को खाली कर उसका सारा सामान प्रभाकर के आदेश पर ऊंटों पर लाद दिया गया। फिर प्रभाकर तुंगभद्र व उसकी सेना को रेगिस्तान के रास्तों में भटकाता हुआ आगे बढ़ चला। एक दिन प्रभाकर, मरुभूमि में चलते चलते हमें 7 दिन हो गए हैं, लेकिन मंजिल अब भी कहीं नजर नहीं आ रही है। हमारे पास जितना पानी था वह भी खत्म हो चला है। अब हमें और कितने दिन रेगिस्तान की धूल फांकनी होगी। धीरज रखिए महाराज, बस कुछ दिन और लगेंगे। जैसे तैसे 4 दिन और बीत गए। इस बीच मरुभूमि में पानी के बिना तुंगभद्र के सैनिकों का बुरा हाल था। आह पानी, आह भूख के मारे अतड़ियां खिंची जा रही हैं। विजय के मद में चूर तुंगभद्र भी अब परेशान दिखाई देने लगा था। प्रभाकर, बस बहुत हो चुका। हमें साफ साफ बता दो कि इस जानलेवा रेगिस्तान को हम कितने दिन में पार कर लेंगे। अपने सैनिकों की दुर्दशा मुझसे अब और नहीं देखी जाती। हा 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 हा। प्रभाकर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम कठिनाई में पड़े हुए हैं और तुम पागलों की तरह हंसे चले जा रहे हो। हा 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 हा। हाँ, मैं खुशी की अधिकता से पागल हो गया हूँ तुंगभद्र। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने तुमसे और तुम्हारी खूनी सेना से बदला ले लिया है। बदला? कैसा बदला? तुंगभद्र, तूने हमारे देश आदर्श नगर पर आक्रमण किया था। असंख्य जवानों, बच्चों, स्त्रियों व बूढ़ों पर तेरी सेना ने कहर ढाया है। तूने हमारा खजाना लूटा है। तूने सोचा था कि कोई तुझसे बदला नहीं ले सकता। यह तेरी भूल थी तुंगभद्र। सुन, मैं जानबूझकर जान हथेली पर रखकर तुम लोगों को इस मरुभूमि में ले आया हूँ। जिस तरह तूने मेरे देश के असंख्य लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा है, उसी तरह अब तुम सब भी इस मरुभूमि में तड़प तड़प कर मर जाओगे। यह तुम लोगों की अंतिम यात्रा होगी। चाहकर भी तुम इस मरुभूमि से बाहर नहीं निकल पाओगे तुंगभद्र। ओह, तो तू जानबूझकर हमें इस मरुभूमि में लाया है। आवेश में कांपते तुंगभद्र ने तलवार मयान से बाहर खींच ली और अगले ही पल चाक! आह दुष्ट, तेरी यही सजा है। तुंगभद्र, मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। अब मुझे मरने का तनिक भी भय नहीं है। यह कह प्रभाकर मूर्छित हो गिर पड़ा। उसी समय तेज आंधी चलने लगी और कुछ ही समय में गर्म तपती रेत में फंसकर तुंगभद्र व उसकी समस्त सेना मर गई। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।